कोरोना से तबाह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी का 50 शीर्ष अधिकारियों के साथ मंथन। अर्थशास्त्र की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भविष्य की रणनीति पर चर्चा। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट की याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने डबल बेंच को भेजी। कांग्रेस का आरोप, पायलट गुट ने पार्टी व्हिप का पालन नहीं किया। और मध्य प्रदेश के गुना में किसान की पिटाई पर भड़का विपक्ष। राहुल गांधी ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना, तो मायावती ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को घेरा। प्रदेश में कोरोना का एक नया रिकॉर्ड, एक दिन में 32,000 से अधिक केस दर्ज हुए, 606 लोगों की मौत की खबर। बिल गेट्स ने कहा, भारत की पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन देने की क्षमता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ, और आज हम सियासी घमासान की बात करेंगे, सियासी हकीकत की बात करेंगे, और समाज के एक ऐसे हकीकत की भी बात करेंगे जहां पर ये साबित होता है कि चाहे सरकार किसी की हो और सत्ता किसी के हाथ में हो, कुछ खास स्थितियां नहीं बदलती। जैसे किसानों पर जुल्म नहीं बदलता, जैसे बना बनाया पुल जो है वो बाढ़ में बह जाता है, और सियासी नेता कहते हैं कि ऐसा तो होता ही है। तो कुल मिलाकर सियासत अपने ढंग से कैसे चलती रहती है, बहती रहती है, आम लोग जिनको लगता है कि वही अपने नेताओं को चुन रहे हैं, कैसे वो हाशिए पर जाते रहते हैं। लेकिन देश की बात में आज शुरुआत हम राजस्थान से करेंगे। राजस्थान में सियासी हलचल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक और कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को लगातार मनाने की कोशिशों में जुटा है, तो वहीं लड़ने के लिए भी सचिन पायलट से ही लड़ा जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत पायलट पर निशाना लगातार साध रहे हैं, और अब ये पूरा मसला जो है वो अदालत के दर पर है। विधानसभा स्पीकर की ओर से मिले नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट सचिन पायलट पहुंचे। हम आपको ये दिखाएंगे कि वही सचिन पायलट जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के आंखों के तारा हुआ करते थे, वो नेता जो कि वकील भी हैं, आज जब सचिन पायलट उनसे मदद मांगने गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया सचिन पायलट को, और सचिन पायलट के हक के लिए कौन आए, किन किन से सचिन पायलट ने बात की, ये सारी बातें जो खबर के पीछे की खबर है हम आपके सामने आज रखेंगे। और अब ऐसे में जबकि ये पूरा मसला अदालती हो चुका है, सचिन पायलट का भविष्य क्या है, सचिन पायलट के पास विकल्प क्या है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच में ये देखेंगे कि आखिर कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट को क्यों नहीं छोड़ना चाहती, क्यों सचिन पायलट को अपने साथ रहना चाहती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो चले गए, कांग्रेस नहीं रोक पाई, लेकिन सचिन पायलट को मनाने की इतनी कवायद, इतनी कोशिशें आखिर क्यों हो रही हैं, हम आपके सामने ये रखेंगे पूरी खबर। और उधर अशोक गहलोत का जो रुख सख्त होता जा रहा है, उस पर भी हमारी नज़रें हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। और इन तमाम खबरों के बीच हम आपको बिहार लिए चलेंगे, जहां पर बस 6 महीने पहले लगभग 250 करोड़ में एक पुल बनाया गया गोपालगंज में, और वो पुल आज बाढ़ में बह गया। उसके बाद नीतीश कुमार को जो बयान आया वो अपने आप में चौंका देने वाला है। नीतीश कुमार का बयान ये था कि ऐसी आपदाओं में तो पुल बह ही जाते हैं, क्या किया जाए। बाद में हालांकि अलग अलग विभागों से और मंत्रालय से कुछ अलग तरह के फोटो जारी किए गए और कहा गया कि पूरी तरह से पुल नहीं बहा है, पुल का एक हिस्सा गंडक नदी की धार में बह गया है। ये जो सियासी ड्रामा होता है, जहां पर सफाई के नाम पर कुछ नहीं होता, और जिसको आप बहुत हद तक राजनीति का एक बेशर्म और बेबाक कोशिश कह सकते हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई दिखती है, हम आपको वो दिखाएंगे आज। और इसके अलावा जब बिहार जाएंगे तो बिहार में बाढ़ की स्थिति है, और ऐसे में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, और वो जो डॉक्टर जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि वो कोरोना वॉरियर्स हैं, कैसे वो ठेलों पर बैठकर और घुटने भर से ज़्यादा कमर भर पानी में डूब कर जा रहे हैं और मरीजों तक पहुंच रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको सलाम भी आज करेंगे। और इसी बहाने से बिहार में जो अब चुनाव होने वाले हैं
उस पर क्या असर पड़ेगा इस स्थिति का, ये समझने की कोशिश करेंगे। बाढ़ एक ऐसी आपदा है बिहार के लिए जो हर साल आती है, हर बार दावे किए जाते हैं, सियासी मुद्दा बनता है, लेकिन कोई भी सरकार आए, कोई भी नेता हो, कैसे वो बेशर्मी के साथ इस पूरे समस्या को नज़रअंदाज कर देता है, हम आपके सामने ये रखने की कोशिश करेंगे। और जब बिहार की बात होगी तभी हम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेंगे, जहां पर एक किसान पर ज़बरदस्त जुल्म किया गया पुलिस के द्वारा, और ये पूरा मसला कैसे सियासी मसला हो गया है हम ये भी दिखाएंगे आपको। लेकिन यहाँ हमको और आपको समझने की ज़रूरत है कि चाहे सत्ता किसी के हाथ में हो, ये तस्वीरें नहीं बदलती हैं। आज किस बात पर किसानों को लाठी पड़ी है, एक किसान को लाठी पड़ी है वैसे, लेकिन किसानों के अंदर जो गुस्सा है वो समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी ये होरी और धनिया जो कि प्रेमचंद के काव्य के प्रेमचंद के कथानक के पात्र हुआ करते थे, प्रेमचंद के साहित्य के पात्र हुआ करते थे, उनकी सच्चाई क्यों नहीं बदली है? आज भी सत्ता से वो क्यों कुचले और पिसे जाते हैं? तो आज इन तमाम खबरों के बीच आपको इसके अलावा कोरोना की भी बात करेंगे, और कोरोना में जब बात होगी तो सबसे इसका असर जो हम सभी पर पड़ा है, हमारे और आपके जेबों पर पड़ा है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा है। अब प्रधानमंत्री ने कैसे एक नई मीटिंग की है, और इस में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री एक ऐसी योजना बनाना चाहते हैं ताकि कोरोना से चरमरा गई जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको संभाला जाए। कहाँ कहाँ पर विकल्प दिख रहे हैं संभालने के, ये भी आपके सामने रखेंगे, और इस मंथन में आखिर बात क्या हुई है और आने वाले भविष्य में क्या हमें कुछ राहत की उम्मीद हो सकती है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस खबर के बहाने। और कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कैसे पिछले 24 घंटे में तेज़ी से बढ़े हैं, ये अपने आप में चिंताजनक खबर है, हम आपके सामने ये भी रखेंगे। लगभग 606 लोगों की 24 घंटों के अंदर मौत की खबर आई है। तो देश में कोरोना का जो खतरा लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था तो चरमराई ही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी हर जगह चरमराती दिख रही है। मैंने बिहार के कुछ उदाहरण आपको दिए, लेकिन ऐसा न समझें कि महज बिहार में ही ऐसी स्थिति है। देश के अन्य राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति है, जहां डॉक्टर पहुंच नहीं पा रहे हैं, या हॉस्पिटल्स नहीं हैं, या कोरोना से निपटने वाले तमाम जो उपाय होने चाहिए थे वो मरीजों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन तमाम खबरों पर, इन तमाम सच्चाइयों पर हम बहुत संजीदगी के साथ नज़र डालेंगे, और इससे क्या इसका विकल्प क्या हो, इसका उपाय क्या हो, ये सोचेंगे आज हम देश की बात में। और इसके साथ साथ एक बड़ी उम्मीद भी आई है, हालांकि इन तमाम सच्चाइयों के बीच एक आशा के दीपक भी टिमटिमा रहा है, और वो आशा का दीपक ये है कि भारत में कोरोना से निपटने के लिए तमाम वैक्सीन्स बनाने की कोशिशें जारी हैं। कुछ खास कंपनीज़ ने तो ह्यूमन ट्रायल तक शुरू कर दिया। ऐसे में बिल गेट्स ने कहा है कि यदि कोई पूरे विश्व को बचा सकता है, किसी का वैक्सीन बचा सकता है, किसी के पास यदि क्षमता ऐसी है, तो वो केवल और केवल भारत ही है, जहां पर जो वैक्सीन बन जाए तो पूरे विश्व की रक्षा हो सकती है। बिल गेट्स को आखिर भारत से इतनी उम्मीद क्यों है, हम आपके सामने ये रखेंगे आज एक खबर के जरिए। और इसके अलावा अदालती तमाम हलचलों पर हमारी नज़र होगी, और साथ ही देश की बात में तमाम अन्य खबरें भी होंगी, देश विदेश की सभी खबरों के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की एक चाल कैसे फेल हो गई है, खासकर कुलभूषण जाधव के मसले पर, और कुलभूषण जाधव के पूरे मामले पर नया क्या कुछ हुआ है हम आपके सामने ये रखेंगे। तो बने रहिए 1 घंटे हमारे साथ, ताकि आपको देश विदेश की तमाम खबरें भी मिलती रहें, और अपने समाज से, अपने आसपास से जुड़ने का एक मौका भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफ़र को, हम और आप मिलकर। और जब देश की बात हो रही हो तो इस वक्त पूरे देश की नज़र राजस्थान पर जाकर टिक गई है। राजस्थान में सियासी हलचल जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस की ओर से अभी भी सचिन पायलट को बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, और दूसरी ओर सचिन पायलट स्पीकर की ओर से मिले नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां सुनवाई के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए
खंडपीठ को याचिका डबल बेंच रेफर कर दी है। उधर राजस्थान सरकार ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है, जिसमें यह कहा गया है कि बिना उनका पक्ष सुने कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करे। राजस्थान के बागी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार देने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस को सचिन पायलट कैंप ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान पायलट कैंप की ओर से दायर याचिका में संशोधन करने के लिए समय मांगा और कहा कि वे राजस्थान विधानसभा सदस्य के नियम 1989 को चुनौती देना चाहते हैं, न कि विधानसभा द्वारा नोटिस की वैधता को। सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की बहस के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए खंडपीठ को याचिका डबल बेंच को रेफर कर दी। महेश जोशी के वकील एनके मालू ने कहा कि हमने उनकी अमेंडमेंट याचिका का विरोध किया था, मगर कोर्ट ने स्वीकार कर डिविजनल बेंच को भेज दिया है। समय कोई तय नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कब सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान पायलट कैंप की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान की 10वीं अनुसूची में निहित दल बल विरोधी कानून को चुनौती देंगे। हाईकोर्ट ने सचिन पायलट खेमे को नई याचिका दायर करने के लिए समय दिया और अब मामले की सुनवाई अब डबल खंडपीठ द्वारा की जाएगी। अब पायलट और अन्य की संशोधित याचिका की कॉपी राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाएगी। चीफ जस्टिस को याचिका के बारे में बताया जाएगा, साथ ही यह भी बताया जाएगा कि जल्द सुनवाई की जरूरत आखिर क्यों है। चीफ जस्टिस 2 सदस्यीय पीठ का गठन करेंगे जो इस मामले की सुनवाई करेंगे। दरअसल स्पीकर ने 14 जुलाई को कांग्रेस चीफ विहिप की शिकायत पर 19 कांग्रेस विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है। इतना नहीं, उनका पक्षपातपूर्ण रवैया पार्टी और राजस्थान सरकार के लिए हानिकारक है। शिकायत में ये भी कहा गया था कि ये सभी अपरिहार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्ति ने स्वेच्छा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी है और 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1) क के प्रावधान तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसके पहले सचिन पायलट दिन भर आज यहाँ से वहाँ घूमते रहे। जब ये पूरा मसला आया अदालत के दरवाजे पर पहुँचाने का, तो सबसे पहले सचिन पायलट की आशा भरी निगाहें अभिषेक मनु सिंघवी की ओर उठी, जो कि एक तरह से उनके ख़ास नज़दीकी भी रहे हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें राजस्थान सरकार के साथ खड़ा होना होगा, इसलिए वो किसी और को देखें। सचिन पायलट उसके बाद मुकुल रोहतगी से मदद के लिए पहुंचे और उन्हें हरीश साल्वे से भी बात की। हरीश साल्वे जो कि इस वक्त लंदन में हैं, उनसे भी उन्होंने बात की और उनसे मदद की गुहार की। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट को एक तरफ तो कांग्रेस मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन अदालती मसले में घर से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। सबकी अपनी मजबूरियां थी, सो जो उनके करीबी थे वो उनसे बेवफाई करते गए। लेकिन अभी कांग्रेस सचिन पायलट को बेवफा नहीं मान रही है और इसीलिए राजस्थान के सियासी रण में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुए सत्ता के संघर्ष में पहला राउंड सीएम गहलोत ने जीत लिया है, ऐसा लगता है। उनका तजुर्बा पायलट के जोश पर बहुत भारी पड़ा। गहलोत ने सचिन पायलट को न सिर्फ किनारे लगा दिया, बल्कि उनके खिलाफ फुल प्रूफ प्लान भी तैयार करके एक तरह से उन्हें विचार विमर्श करने पर भी मजबूर कर दिया। अब उन्हें ये सोचना पड़ रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा। पहले दौर की लड़ाई हारने के बाद पायलट निराश हो गए, लेकिन उनके पास अब काफ़ी सीमित विकल्प हैं। ये एक बड़ी सच्चाई है। उन्हें अब तय करना है कि पुराने रास्ते को छोड़कर नई राह पर बढ़ना है या फिर कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। सचिन पायलट का साथ दे रहे विधायक भी राजनीतिक फैसला लेने में देर होने पर अपनी राह बदल सकते हैं और सचिन पायलट के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सचिन पायलट के लिए शायद ये सबसे बेहतरीन विकल्प यही होगा कि जिस तरह से कांग्रेस अभी भी उनसे दामन नहीं छुड़ाना चाहती, क्योंकि कांग्रेस को ये तो पता है कि सचिन पायलट एक खास वर्ग पर अपना प्रभाव जमा चुके हैं, युवा हैं, भविष्य है उनके हाथ में। इसलिए सचिन पायलट को
यूं ही कांग्रेस गंवा देना नहीं चाहती और शायद इसी वजह से आला कमान की तरफ से उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें अभी भी जारी हैं। हालांकि साम और दाम तो चल चुका है, अब दंड और भेद दोनों ही बातें एक साथ हो रही हैं। ऐसे में सचिन पायलट के लिए भी एक तरह से देखना यही होगा कि शायद उनके लिए मजबूरी में ही सही अपने पुराने प्यार को ही अपनाना पड़ेगा और इसी वजह से सचिन पायलट अब तक ये कहते आए हैं कि बीजेपी की ओर वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक नए दल को बनाना फिर उसको उस ऊंचाई तक ले जाना सचिन पायलट की उम्र के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से अभी बहुत ही जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम होगा। वैसे भी जानकारों का ये कहना है कि सचिन पायलट की अति महत्वाकांक्षा ने ही उनको यहाँ तक पहुँचाया है। सचिन पायलट ये भूल गए कि जो उनकी ताकत अभी दिख रही है उसकी पृष्ठभूमि उनकी पार्टी द्वारा बनाई गई थी। जितनी जल्दी उन्हें मौके दिए गए थे उन मौक़ों को पाकर सचिन पायलट ने, जाहिर सी बात है कि उस ताकत को ज़्यादा और पुख्ता किया, निखारा, लेकिन विश्वास जो पार्टी ने किया था उस विश्वास की वजह से ही वो ऐसा करने में सफल हो पाए। अब ऐसे में सचिन पायलट के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि वो बहुत ठंडे दिमाग से अपना कोई भी नया निर्णय लें और कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर अब आत्ममंथन की ज़रूरत पड़ेगी कि जिस तरह से युवा तुर्क कांग्रेस से नाराज़ हो रहे हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक बड़ी कमी आई है जिसमें इन युवा नेताओं को अपना भविष्य दिखना बंद हो गया है। इन तमाम मसलों को टटोलती एक खास रिपोर्ट आपके लिए, देखिए। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच पहले दौर का फैसला गहलोत के हक में गया है, लेकिन अभी तक ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी सबकी निगाहें सचिन पायलट के अगले कदम पर है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बागी विधायकों को नोटिस दिया गया है। ऐसे में पायलट और समर्थक विधायकों को सीट जाने का डर है और कई विधायक फिर से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि सचिन पायलट के पास उतने नंबर नहीं हैं कि वो अकेले दम पर अशोक गहलोत की सरकार को गिरा सकें। ऐसे में बीजेपी के साथ जाना उनकी मजबूरी हो सकती है। अगर पायलट बीजेपी के साथ जाने का मन बनाते हैं तो भी कई विधायक ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करना चाहते। पायलट के समर्थकों में कुछ विधायक 70 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। ऐसे में इस उम्र में नई पार्टी से चुनाव लड़ना या उन्हें टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस में मौजूद सचिन पायलट के कई समर्थक चाहते हैं कि वो पार्टी के साथ बने रहें और कांग्रेस में रहकर ही अपने हक की आवाज बुलंद करें। लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि अगर अब कांग्रेस में सचिन पायलट वापस भी आते हैं तो अशोक गहलोत ने जिस प्रकार उनके खिलाफ मोर्चा खोला है, उसके बाद उनके लिए आसानी से काम कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। सचिन पायलट के साथ गुर्जर समुदाय का समर्थन जरूर है, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है। राजस्थान का इतिहास है कि कभी यहाँ तीसरा मोर्चा जनता को पसंद नहीं आया है, यानी अलग राह भी सचिन पायलट के लिए मुश्किलों से भरी होगी। सचिन पायलट का दबदबा इसी समुदाय में अधिक है। ऐसे में अलग जाने पर पूरे राज्य को समझाना मुश्किल हो सकता है। अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाने का रास्ता चुनते हैं तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी में सीधे मुख्यमंत्री पद मिलना आसान नहीं है। बीजेपी में अभी वसुंधरा राजे हैं और अधिकतर विधायक उनके ही समर्थन में हैं। साथ ही ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे केंद्रीय नेता भी हैं। यानी अगर बीजेपी में भी सचिन पायलट आते हैं तो सीधे शीर्ष पर जाने की राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर मध्य प्रदेश में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है और ये आपके लिए बड़ी खबर है। शिवराज की पुलिस ने दलित किसान के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। मिन्नत कर रहे किसान पर पुलिस गुंडों की तरह लाठियां बरसाती रही। गुना पुलिस अतिक्रमण हटाने के सिलसिले में वहां पहुंची थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान ही पुलिस ने किसान की पिटाई शुरू कर दी। पूरा परिवार उसका चिल्लाता रहा, अपने बचाव के लिए दया की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस को दया नहीं आई। वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस और सरकार दोनों ही बैकफुट पर आए। सरकार ने जिले के डीएमओ और एसपी को हटा दिया, लेकिन सवाल ये है कि मूलभूत समस्या क्या हट गई? देखिए रिपोर्ट। बेदम किसानों पर पुलिस की बर्बरियत ये बेहद ही क्रूर और शर्मनाक तस्वीर है। मिन्नतें कर रहे किसान पर पुलिस जिस तरह लाठियां बरसा रही है, वो मजलूमों पर होने वाली खाकी की दबंगई का घिनौना चेहरा है।
न्याय अगर लाठी और गाली से होने लगे तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा काला दिन और कोई नहीं। सीएम शिवराज के पुलिस की हैवानियत की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। गुना में पुलिसिया जुल्म का शिकार हुआ ये किसान परिवार उस गरीब और मजबूर समाज का हिस्सा है जो सदियों से ऐसे ही जुल्मों सितम झेलते आया है। गुना में मॉडल कॉलेज निर्माण के लिए करीब 20 बीघा जमीन जगनपुर क्षेत्र में आवंटित की गई थी। इस जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जा था, जिसे कुछ समय पहले राजस्व और पुलिस की टीम ने मिलकर हटा दिया था। अतिक्रमण हटाने के बाद भी जमीन पर कॉलेज का निर्माण तो शुरू नहीं हो पाया और इसी दौरान राजकुमार नाम के व्यक्ति ने यहाँ फसल लगा दी। पीड़ित किसान ने दलील दी कि कर्ज लेकर फसल लगाई है, कटाई के बाद जमीन खाली कर देंगे, लेकिन प्रशासन ने किसान की गुहार को दरकिनार करते हुए अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। किसान परिवार ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। जो तस्वीर सामने आई वो दिल दुखा देने वाली है, क्योंकि एक तरफ पुलिस पति पत्नी को पीट रही है तो दूसरी ओर बच्चे रो रो कर माँ बाप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से परेशान होकर दंपत्ति ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की कोशिश की। इस दौरान पुलिस वाले उनकी बेरहमी से पिटाई भी करते रहे। मामले ने जब सियासी तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जब ये तस्वीरें आती हैं, शक होने लगता है कि हम उस आज़ाद भारत में जी रहे हैं जिसकी कल्पना प्रजातंत्र के आधार पर की गई, जहाँ पर सबकी बराबरी की बात कही गई, जहाँ ये कहा गया था कि अंतिम व्यक्ति को भी न्याय मिलेगा। आज़ादी के इतने सालों बाद भी अंतिम व्यक्ति उसी तरह से कतार में है, उसके बच्चे वैसे ही रो रहे हैं, वो न्याय के गुहार लगाता है, न्याय की भीख मांगता है, उसके बदले उसको लाठी मिलती है। जाहिर सी बात है कि ये मसला ऐसा था कि विपक्ष इसको उठाकर बड़ा मसला बनाए और इसी वजह से जहां शिवराज सिंह की सरकार ने इस पूरे मसले पर पानी डालने की कोशिश की और कुछ अधिकारियों को हटा दिया, जो कि एक सबसे आसान उपाय होता है सरकार के लिए, विपक्ष ने इस पूरे मसले को बड़ा ही गर्मी से उठाया और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और बीएसपी प्रमुख मायावती ने घटना को लेकर बीजेपी पर हमला किया। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर एक्शन तो लिया, लेकिन एक्शन से जिस तरह की बात बढ़नी चाहिए थी, जिस तरह का मैसेज आना चाहिए था, वो नहीं जा पाया और विपक्ष इसीलिए सरकार पर दबाव बनाए हुए है अभी तक। लेकिन कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो शायद कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा, कोई भी ऐसा दल नहीं होगा जो अपने गिरेबान में झांक कर ये कहे कि उसने किसानों के साथ हमेशा न्याय किया है। बस सत्ता बदलती है, नेता बदलते हैं, चेहरा बदलता है, स्थिति वही रहती है। फिर भी सियासत है, अपने हिसाब से चलती है और किसानों पर जब जब लाठियां पड़ती हैं नेता बोल उठते हैं। आज क्या क्या बोले, देखिए रिपोर्ट। गुना में किसान पर हुए अत्याचार पर सियासी बवाल मच गया। सत्ता जाने के बाद सुस्त दिखाई दे रही कांग्रेस अचानक ऊर्जा से भर गई। पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर हमलों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमले की अगुवाई की। इस मामले में किसान की पिटाई का वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने शिवराज सरकार पर हमला बोला और लिखा, हमारी लड़ाई इसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश की पहचान दलितों पर अत्याचार से आज होने लगा है। जो घटना घटी है बहुत ही दुखदायी है और ये सरकार जो बोली की सरकार है, सौदे की सरकार है, इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। घोषणाएं केवल घोषणा करी थी कि किसी गरीब से कोई जमीन का कब्जा लिया नहीं जाएगा, पर किसी नाम पर बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है। ये इस सरकार का सही चेहरा सामने आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुना के अंदर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल जाएंगे और घटना क्यों हुई, क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे, कौन दोषी है और दोषी पर क्या कार्रवाई हो, इसकी रिपोर्ट तत्काल
देने को कहा है। भोपाल से एजीके के अधिकारी वहां रवाना होंगे। मामला दलित से जुड़ा था, लिहाजा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी निशाना साधने में देर नहीं की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एमपी की गुना पुलिस और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर दलित परिवार को कर्ज लेकर तैयार की गई फसल को जेसीबी मशीन से बर्बाद कर देना और उस दंपति को आत्महत्या का प्रयास करने को मजबूर कर देना अति क्रूर और शर्मनाक है। इस घटना की देशव्यापी निंदा स्वाभाविक है। सरकार सख्त कार्रवाई करे। हालांकि मायावती ने बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। कहा, एक तरफ बीजेपी और इनकी सरकार दलितों को बसाने का ढिंढोरा पीटती है, जबकि दूसरी तरफ उनको उजाड़ने की घटनाएं उसी तरह से आम हैं, जिस तरह से पहले कांग्रेस के शासन में हुआ करता था। दोनों ही सरकारों में कोई अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा, मौजूदा सरकार राज्य और जंगल राज की ओर लेकर जा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची है। किसान की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद शिवराज सरकार बैकफुट पर है, जबकि विपक्ष फ्रंट फुट पर खेल रहा है। उधर दोनों की सियासत के बीच किसान पिस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर गुना की घटना से 6 जून 2017 को हुए मंदसौर कांड की यादें ताज़ा हो गईं, जब पिपलिया मंडी में अपने हक को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थीं। उस वक्त भी राज्य में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी। इस गोलीकांड में 6 किसानों की मौत हो गई थी। विधानसभा चुनाव में ये मामला बड़ा मुद्दा बना था और सीएम शिवराज की सत्ता चली गई थी, लेकिन सत्ता में एक बार फिर से शिवराज का राज तो आ गया, लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी वो उम्मीदें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। किसानों पर अभी भी लाठियां बरस रही हैं। देखना ये होगा कि क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया है अपनी जनता से कि वो शिव की तरह से न्यायप्रिय राज्य देंगे और शिव की तरह है तमाम जहर को पी लेंगे और जनता पर अमृत की वर्षा होगी, तो कब अमृत की वो वर्षा होगी, कब ये लाठियों की वर्षा रुकेगी। शिवराज सिंह चौहान के इस वादों भरी सरकार से आगे एक और सरकार है नीतीश कुमार की, बिहार की सरकार, जहां पर अब की बार नीतीश कुमार जैसी तमाम नारों के साथ नीतीश कुमार आए 5 साल पहले और अब 5 साल पूरे होने को आ गए। बिहार में जो वायदे थे नीतीश के, लगभग तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और जिस तरह से तस्वीर बदलने की कोशिश सोची जा रही थी, कोशिश के रूप में नीतीश कुमार का आना समझा जा रहा था, अभी तक बिहार की तस्वीर नहीं बदल पाई। प्रसिद्ध कवि आदम गोंडवी की एक कविता कुछ यूं है कि महज तनख्वाह से निपटेंगे क्या नखरे लुगाई के, हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब के कमाई के। आज भी यही सच्चाई है। ये सूखे की निशानी उनके ड्राइंग रूम में देखो, जो टीवी का नया सेट है रखा ऊपर तिपाई के। मिसेस सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, पिछली बाढ़ के तोहफे हैं ये कंगन कलाई के। ये कविता भले ही पहले लिखी गई हो, लेकिन आज के दौर में भी इसकी महत्ता, इसकी सच्चाई वैसी ही है जैसे इसे तब लिखा गया था। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पानी में कैसे बह जाता है, इसे देखना हो तो बिहार ले चलते हैं आपको, जहां लाखों करोड़ों खर्च करके बनाए गए महासेतु को जोड़ने वाला अप्रोच रोड पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 267 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगे थे और बरसात के पानी में पत्ते की तरह ये बह गया। वैसे बिहार सरकार ने उन खबरों को भ्रामक बताया है, नई तस्वीर जारी की है और ये दावा किया है कि करीब 1 महीने पहले बना पुल भारी बारिश के कारण ढह गया है, कुछ हिस्सा उसका कट गया है। पुल जो है वो पूरी तरह से नहीं टूटा है। हालांकि नीतीश सरकार ने कहा था कि 264 करोड़ की लागत से बना 70 घाट पुल बिल्कुल सुरक्षित है। सरकार की ओर से बाकायदा एक वीडियो भी जारी कर दिया गया। मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि 70 घाट पुल में 3 छोटे ब्रिज हैं। 70 घाट ब्रिज से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे ब्रिज का अप्रोच पानी के तेज बहाव से कटा है। लेकिन सवाल ये है, निर्माण होने के 1 महीने के अंदर ही जब ये हाल है तो आगे क्या होगा। इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि सुशासन की नहीं, भ्रष्टाचारियों की सरकार है।
तेजस्वी यादव के इस बात में चाहे जितना दम हो या न हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे मसले को नीतीश कुमार ने जिस तरह से निपटने की कोशिश की वो अपने आप में हास्यास्पद है। नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ आती है तो ऐसे हादसे तो हो ही जाते हैं, पुल तो टूट ही जाते हैं, पुल तो कट ही जाते हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ईमानदारी पर हमेशा शक किया जा सकता है, क्योंकि जब लालू यादव की सरकार थी, जब राबड़ी देवी की सरकार थी, तब भी बिहार की स्थिति कोई खासी अच्छी नहीं थी और इसीलिए सुशासन बाबू को एक बड़ा मौका मिला। लेकिन अब कैसा सुशासन है, ये सवाल आज हर एक व्यक्ति के मन में है। अब चुनाव सर पर हैं, तो ऐसे में और भी ज़्यादा ये सवाल कचोट रहे हैं कि अभी भी बाढ़ में बिहार डूबा हुआ है, किसी तरह की कोई सहायता नहीं है। बीमारू बिहार आज भी बीमार ही क्यों है? देखिए रिपोर्ट। जब सुशासन के दावों को भ्रष्टाचार का दीमक चाट जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देती है। जिस पुल को लेकर तमाम दावे थे, उस महासेतु का अप्रोच पुल पानी के प्रवाह में तिनके की तरह बह गया। करीब 1 महीने पहले ही छपरा से सट्टे गोपालगंज में 264 करोड़ रुपयों की लागत से बने 70 घाट महासेतु का उद्घाटन हुआ था। अब इसके 3 में से एक छोटे पुल के टूट जाने से चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिलों का संपर्क टूट गया है। पुल पर आवागमन पूरी तरह बाधित है। 16 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महासेतु का उद्घाटन किया था। 1 महीना उद्घाटन हुआ और ये अभी पुल ध्वस्त हो गया। इसका लिंक जो है वो टूट गया है पानी के बहाव के कारण। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर। खबरों के मुताबिक गोपालगंज में 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी का बहाव था। गंडक के इतने बड़े जल स्तर के दबाव से इस महासेतु का अप्रोच रोड टूट गया। 2012 में इस पुल का निर्माण शुरू किया गया था और इस साल 16 जून को इसका उद्घाटन हुआ था। पुल टूट जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने कहा 264 करोड़ से 8 साल में बना, लेकिन मात्र 29 दिन में ढह गया पुल। बिहार में चारों तरफ लूट ही लूट मची है। खबरदार अगर किसी ने इसे नीतीश का भ्रष्टाचार कहा तो 264 करोड़ तो सुशासनी मुंह दिखाई है। इतने की तो इनके चूहे शराब पी जाते हैं। गोपालगंज में जो 70 घाट पुल है, जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया था। और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। देखिए, अधूरी कहानी सब बता रहे हैं। जो 70 घाट पे पुल बना वो पूरी तरह सुरक्षित है। जो अप्रोच है उसमें छोटी छोटी जो पुलिया बनी थी वो बह गई, क्योंकि जब बाढ़ का फ्लो आता है, पानी का आता है, तो अप्रोच कटा है, न कि पुल कटा है। ये गलतफहमी पैदा किसी को नहीं करना चाहिए। लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार के कई जिले प्रभावित हैं। मौसम में जारी उतार चढ़ाव और उत्तरी इलाकों में बारिश ने राज्य में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। नदियां भी उफान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से बचाव किया जा रहा है कि अप्रोच कटा है, पुल नहीं टूटा है और बाढ़ तो आती रहती है, तो इस तरह के हादसे होते रहते हैं। लेकिन आपको एक और सच्चाई दिखाते हैं। बिहार में कोरोना की जो महामारी है वो तेज़ी से फैल रही है और सबसे कहा जा सकता है कि जो ये फैलने का एक और बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से पूरे देश से जो श्रमिक थे, अप्रवासी श्रमिक वहाँ पहुँचे, जो पूरे देश में फैलकर काम कर रहे थे, कोरोना महामारी उसकी वजह से भी तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार में चरमरा चुकी हैं और अब ऐसे में कोरोना महामारी की जंग लड़ रहे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, ये तो हम आपको अक्सर दिखाते रहते हैं।
एक खबर आपने अभी बिहार की देखी कि बाढ़ की वजह से वहां क्या हो गया, बाढ़ की वजह से वहां और भी बहुत कुछ हो रहा है। अब इस पर सरकार क्या सफाई देगी ये भी देखना बाकी है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं बिहार के सुपौल जिले की, जिसमें कोविड केयर सेंटर को देखकर आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे बिहार में क्या हाल है। सुपौल के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में पब्लिक रेस्ट हाउस में कोविड केयर सेंटर बनाया गया, लेकिन लगातार बारिश के कारण ये सेंटर अब टापू में तब्दील हो गया है। कोविड केयर सेंटर के अंदर और बाहर हर तरफ पानी भर गया है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ठेले पर एक ठेला जा रहा है, उस पर एक कुर्सी रखी है, उस पर एक व्यक्ति बैठा है। दरअसल वो एक चिकित्सक हैं जो कि कोविड सेंटर जिनको पहुंचना है और वहां के लोगों का इलाज करना है, डॉक्टर हैं ये। और वो चूंकि रास्ता नहीं है, बाढ़ पूरी तरह से है, रास्ते खत्म हो चुके हैं, ऐसे में पहुंचने का कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके किसी ठेले पर बैठा जाए और वहां पहुंचा जाए। कोविड केयर सेंटर पहुंचने के लिए सबको ठेले पर बैठकर जाना पड़ता है। यहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक पिछले कई दिनों से कोविड केयर सेंटर के कैंपस में घुटने भर से ज़्यादा पानी जमा है। ऐसे हालात में ठेले के अलावा अंदर जाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। पानी के चलते सेंटर के मरीजों को पहले फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि मरीज पहले कोरोना के संक्रमण से लड़ेगा या फिर इस गंदे पानी से फैलने वाले संक्रमण से। जवाब शायद सिस्टम के पास भी नहीं है, या फिर जवाब होगा भी तो यही होगा कि हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हम देख चुके हैं। और ये महज सुपौल की ही सच्चाई नहीं है, पटना में भी जो कि राजधानी है वहाँ के भी कई गलियों में पानी भर चुका है। जगह जगह बाढ़ का पानी फैल रहा है, कोसी का कहर जारी है। ऐसे में बिहार की तस्वीर कितनी बदरंग हो चुकी है ये दिखाया नहीं जा सकता। वहाँ पर एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, एक बार फिर से तमाम सियासी मुद्दे बने हुए हैं, लेकिन जनता आखिर इससे बेबस है और करे भी तो क्या करे। जनता ने जितने भी प्रयोग किए अभी तक वो सारे प्रयोग उसके असफल रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जनता कितनी सूझबूझ के साथ वोटिंग करती है और आखिर उसके पास विकल्प क्या होता है। बहरहाल विकल्प की जब बात हो रही है तो हम आपको कोरोना की बात करें, जिससे बचने के तमाम विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत में कोरोना महामारी को लेकर भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने एक अनुमान लगाया है और इसके मुताबिक देश में सबसे बेहतर स्थिति मार्च 2021 में आएगी, जब भारत में कुल केस 37.4 लाख रहेंगे और सबसे खराब स्थिति 6.18 करोड़ तक बढ़ भी सकते हैं। नेशनल ट्रेंड के आधार पर किया गया IISc का प्रोजेक्शन कहता है कि सितंबर तक एक्टिव केस बढ़कर 10 लाख तक हो सकते हैं। हालांकि ये जो एक्टिव केसेस हैं वो पहले भी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। ये निर्भर करता है कि स्थिति कैसे बनती या बिगड़ती है। वहीं अगर मौजूदा हालात से बेहतर स्थिति रही तो सितंबर तक भारत में कुल 20 लाख केस हो सकते हैं, जिसमें से 4.75 लाख एक्टिव केस होंगे और 88,000 लोगों की मौत हो सकती है। अब कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए जो हमारी रफ्तार है उसे थोड़ा और तेज़ करने की ज़रूरत है। नहीं तो स्वास्थ्य व्यवस्था की यदि यही स्थिति रहती है तो ये जो पूरे आंकड़े हैं वो कहीं और ज़्यादा हमें डरा सकते हैं। देखिए, देश में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी को लेकर भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc ने जो अनुमान लगाया है वो सावधान करने वाला है। इसके अनुसार देश में सबसे बेहतर स्थिति में मार्च 2021 तक कुल संक्रमितों की संख्या 37.4 लाख तक पहुंच जाएगी। वहीं सबसे गंभीर स्थिति में इस दौरान 6.18 करोड़ लोग संक्रमित हो जाएंगे। IISc का ये अध्ययन देश के कोविड-19 डाटा और इस साल 23 मार्च से 18 जून के बीच सामने आए मामलों पर आधारित है। हालांकि देश में मौजूदा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुमान अलग होने की संभावना भी है। दुनिया के बहुत सारे देशों से बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने में सफल हुआ है। आज दुनिया में सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट 2.57 और रिकवरी रेट 63.25% है। कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स पर, ऑक्सीजन की सहायता पर
आईसीयू बेड की सहायता पर भी जो मरीज़ देश में हर रोज़ होते हैं, उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। नए संक्रमणों की दर की कटौती के लिए हर हफ्ते सप्ताह में 1 या 2 दिन के लॉकडाउन पर जोर दिया गया है। इस अध्ययन में कहा गया कि हर सप्ताह 1 या 2 दिन का लॉकडाउन और लोगों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करने से संक्रमण में काफी हद तक कमी आ सकती है। रिसर्च में उचित चिकित्सा देखभाल और समय पर क्वारंटाइन सुविधा में जाने पर भी जोर दिया गया है। बताया गया है कि वैक्सीन नहीं होने के कारण कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटीन और सामाजिक दूरी संक्रमण को रोकने के लिए बेहतर विकल्प है। कुछ राज्यों में थोड़ा बढ़े हैं, हम लोग प्रिकॉशन कर रहे हैं। हर प्रकार की तैयारियां भी हमने किया है कोविड के कालखंड में, और कई इनोवेटिव आइडियाज भी देश भर में आ रहे हैं। हम उस सभी को समावेश करके हम इस लड़ाई को जीतेंगे, इतना विश्वास है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 32,695 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 606 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,68,876 हो गई है, जिसमें से 3,31,146 सक्रिय मामले हैं, जबकि 6,12,815 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 24,915 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। लेकिन इन तमाम नाउमीदियों के बीच एक खास उम्मीद भी है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है और ये तारीफ बड़ी उम्मीद भरी है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी जद्दोजहद के बीच बिल गेट्स ने कहा है कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन को बनाने में मदद करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। गेट्स का ये मानना है कि भारत को अपने विशाल आकार और शहरों में बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण स्वास्थ्य संकट के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत के फार्मा उद्योग की ताकत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बहुत अधिक क्षमता है। भारत के पास कई दवा और वैक्सीन कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया के लिए विशाल आपूर्तिकर्ता हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में दुनिया के मुकाबले कहीं अधिक वैक्सीन बनाई जाती है और आने वाले दिनों में दुनिया जो है वो भारत की ओर ही उम्मीद की किरणें भारत से ही उसको दिख रही हैं और उम्मीद भरी नज़रों से दुनिया भारत को देख रही है। लेकिन कोरोना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था तो चरमराई है ही, सबसे ज़्यादा प्रभावित एविएशन सेक्टर हुआ है। आलम यह है कि एयर इंडिया जैसी कंपनियां अब कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने की योजना तैयार कर रही हैं। वहीं वैश्विक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक कोरोना का असर भारतीय विमानन कंपनियों पर अगले कुछ सालों तक दिखाई देता रहेगा और इससे उबरने में उन्हें वक्त लगेगा। लॉकडाउन की मार सबसे ज़्यादा एयरलाइंस कंपनियों पर ही पड़ी है। आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनियां खर्च कम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही हैं। सरकार ने तो अब यहां तक कह दिया है कि एयर इंडिया को बेचना ही पड़ेगा। कोरोना के कारण एविएशन सेक्टर पर काफी बुरा असर हुआ है। पहले से संकट के दौर से गुजर रही एयर इंडिया की हालत और भी ज्यादा पतली हो गई है। एयर इंडिया ने छटनी के साथ साथ कर्मचारियों को अब जबरदस्ती छुट्टी पर भेजने का मन बनाया है। एयरलाइन संकट से उबरने के लिए और लागत घटाने के लिए एयर इंडिया के कर्मचारियों को 6 महीने और 2 साल तक लीव विदाउट पे पर भेजने की तैयारी में है। छुट्टी की इस अवधि को 5 साल तक किया जा सकता है। एयर इंडिया में करीब 13,000 नियमित कर्मचारी हैं, जिनके वेतन पर हर महीने 230 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वैसे एक अनुमान के मुताबिक कोरोना के कारण भारतीय विमानन कंपनियों को 3 वित्तीय वर्षों में 1.1 लाख करोड़ से 1.30 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान हो सकता है। If the virus was suddenly to atrophy or to dissipate and we have normal operating environment, we would just open it up to normal traffic. But even domestically, as you are seeing, we opened up, I think on 25th May, and we are at 33%. We want to do more, but many of our cities are going into additional restrictions. Some lockdowns are taking place. So we have to navigate through a difficult terrain
which is affected by the virus. कोरोना से दुनिया भर में वीजा और यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार घरेलू विमानन उद्योग पर भी इसका असर 3 साल तक रहेगा। क्रिसिल ने बताया कि फिलहाल इन कंपनियों का राजस्व कोरोना के पूर्व की अवस्था में आने की उम्मीद नहीं है। 2020 से 2022 तक इन कंपनियों को 1.30 लाख के राजस्व का नुकसान हो सकता है। अगर क्रूड के दाम 2021 में 38 से $42 प्रति बैरल तक सीमित रहे तो विमानन कंपनियों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। विमान परिचालन के खर्च में 30 से 45% की हिस्सेदारी ईंधन की होती है। फिलहाल जो माहौल है उससे चालू वित्त वर्ष में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या में 40 से 45% और विदेशी यात्रियों में 60 से 65% गिरावट का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करके अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव का आकलन किया है। खबरों के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का था। पिछले कुछ तिमाहियों में उपभोक्ता मांग गिरने के कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति पर अपनी राय दी और भविष्य के लिए सरकार को सुझाव भी दिए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने शीर्ष 50 अधिकारियों से अर्थव्यवस्था को लेकर जानकारी हासिल की। इससे पहले उन्होंने आर्थिक सलाहकार परिषद, वित्त मंत्रालय में चीफ और प्रिंसिपल आर्थिक सलाहकार प्रति आयोग के साथ 3 अलग-अलग बैठकें की थीं। पहले से ही हिचकोले खा रही भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना ने जोरदार झटका दिया है, इसमें कोई शक नहीं, जिससे ये पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। अब इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था उद्धार अभियान की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। सीधे लिए चलते हैं आपको अदालतियों की ओर। जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल सेवा की बहाली को लेकर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को 1 हफ्ते में 4G मोबाइल सेवा की समीक्षा करने के लिए स्पेशल कमेटी के गठन संबंधी पूरी जानकारी का जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। केंद्र जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोर्ट के आदेशों के तहत इंटरनेट बैन की समीक्षा के लिए स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी ने 4G संबंधी फैसले के लिए भी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि यह अवमानना का मामला नहीं है क्योंकि कमेटी का गठन किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कुछ भी सार्वजनिक जानकारी में नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि आदेश प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ने अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की है। 9 जून को दाखिल याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 29 दिन बीत जाने पर भी प्रदेश की स्थिति के आकलन के लिए हाई पावर स्पेशल कमेटी का गठन नहीं किया गया। ये सब जानबूझकर किया गया, जो कि अदालत की अवमानना है। उधर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मंदिर में देवताओं के नाम पर बलि देने की प्रथा को धर्म का अभिन्न अंग बताते हुए केरल सरकार के उस कानून को चुनौती दी गई है जिसमें बलि प्रदान पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। केरल हाई कोर्ट ने केरल सरकार को उस कानून को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया है जिसमें सरकार ने मंदिर में देवी देवताओं के नाम पर पशुओं और पक्षियों की बलि पर रोक लगाने वाले कानून बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में दाखिल अर्जी पर केरल सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि बलि प्रदान करना धार्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है। केरल हाई कोर्ट के संविधान के अनुच्छेद 25(1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। 16 जून को केरल हाई कोर्ट ने केरल पशु पक्षी बलिदान निषेध अधिनियम 1968 के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि उक्त कृत्य धर्म का अभिन्न अंग है। इधर भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों ने जासूसी के झूठे आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मुलाकात की है। इस मुलाकात का एक मकसद जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर दस्तखत करवाना था। इससे पहले पाकिस्तान ने जाधव को याचिका दाखिल करने की इजाजत दी थी और फिर भारत को भी राजनयिक पहुंच दी। इस मुलाकात के लिए जाधव को एक सब जेल में रखा गया जिसकी लोकेशन गुप्त रखी गई। भारतीय राजनयिक डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी चेराकुंग जेलियांग
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय पहुंचे थे। वहां से उन्हें सब जेल तक दूसरी गाड़ी में ले जाया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में रिव्यू पिटीशन दायर करने से पहले भारत ने पाकिस्तान से ये मांग की थी। हालांकि पाकिस्तान ने जाधव से अकेले मिलने की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन 2 अधिकारियों को जाधव तक पहुंचने की अनुमति दे दी। और अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। समाज सुधार आंदोलनों के दौर में मील का पत्थर उस वक्त आया था जब 16 जुलाई 1856 को समाज सुधारकों के अथक प्रयास के बाद भारत में ऊंची जाति की विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति मिली। इससे पहले हिंदुओं में ऊंची जाति की विधवाएं दोबारा विवाह नहीं कर सकती थीं। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से इस कानून को लागू करवाने में समाज सेवी ईश्वरचंद विद्यासागर का बड़ा योगदान था। उन्होंने विधवा विवाह को हिंदुओं के बीच प्रचलित करने के लिए अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से किया। और आज से 51 साल पहले 1969 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा पर किसी इंसान को भेजा था। इस मिशन के साथ ही नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आर्मस्ट्रांग के कुछ मिनट बाद एडविन बज़ एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। और दुनिया का पहला पार्किंग मीटर पार्कोमीटर नंबर 1 साल 1935 में आज ही के दिन लगाया गया था। इसे अमेरिका के शहर ओक्लाहोमा के साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसे द फर्स्ट स्ट्रीट एंड रॉबिन्सन एवेन्यू कहा जाता था, वहां लगाया गया। इसके बाद 1940 के दशक के शुरुआत में अमेरिका में 1,40,000 से अधिक पार्किंग मीटर संचालित होने लगे थे। और 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में लोग सांप के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए तरह तरह के आयोजन करते हैं। सावन का महीना चल रहा है और हमारे भारत में सावन के महीने के दौरान ही नाग पंचमी मनाने की परंपरा है, जिसमें हम सर्पों की पूजा करते हैं। ठीक उसी तर्ज पर पूरे विश्व में आज सांपों को याद किया जाता है। सांपों को तरह तरह से उनके प्रति अपना प्यार दिखाया जाता है। लोगों को सांप के बारे में जागरूक किया जाता है। एक दौर वो था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नाग नागिन पर बहुत सारी फिल्में बनती थीं और मुझे लगता है कि सर्प ही एक ऐसा जंतु है जिसको लेकर तमाम तरह की किंवदंतियां भी हैं, तमाम तरह की कथाएं हैं और शायद विश्व का कोई ऐसा साहित्य नहीं होगा, विश्व का कोई ऐसा जिसको कहा जाए धार्मिक या सामाजिक या ऐतिहासिक साहित्य उपलब्ध नहीं है जहाँ पर सांपों का जिक्र नहीं हो। और यदि हम भारतीय फिल्मों की बात करें तो भारतीय फिल्मों में भी सांपों का विशेष स्थान है। तमाम पुरानी और नई फिल्मों में आप देखें तो लोग इच्छाधारी नाग नागिन की प्रेम कहानी और फिर बदला देखने के लिए बेताब रहा करते हैं। आज भी ये वजह है। यही एक बड़ी वजह ये है कि एक ही समय में नाग नागिन की कहानियों पर आधारित बहुत सारी फिल्में भी बनी। साल 1954 में आई नागिन हो या फिर 1976 में आई फिल्म नागिन, उन्होंने सिनेमा घरों में खूब धमाल मचाया। नगीना, निगाहें, नाचे नागिन, गली गली, जानी दुश्मन, ऐसी तमाम ऐसी फिल्में हैं जो भारतीय सिनेमा में तो उन्होंने ज़बरदस्त बिजनेस किया और जो भी अभिनेता अभिनेत्री इसमें रहे उन्होंने बड़ी प्रसिद्धि हासिल की। अब तो टेलीविज़न तक भी नाग नागिन पहुंच चुके हैं। नाग पंचमी जैसे मौक़ों पर केबल टीवी पर भी ये फिल्में खूब चलती रही हैं, लेकिन अब दौर थोड़ा बदला है और लोगों की पसंद भी बदली है। अब इस तरह की फिल्में वैसे तो बेहद कम बनती हैं, लेकिन नागों के रहस्यमय संसार के बारे में जानने की ख्वाहिश हर किसी को होती है। तो चलिए ये मानते हुए कि आमतौर पर लोग सांप को देखते ही उससे डर जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर हर एक सर्प जहरीला नहीं होता है और प्रकृति के लिए सांपों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक हद तक इसे कहा जा सकता है कि ये किसानों का दोस्त भी है, फसलों का दोस्त भी है।